हंटर और गैदरर्स थे, तो एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे अटैक करता था, उनसे रिसोर्सेज छीन लेता था, एनिमल्स, कैटल्स, ये सब छीन लेता था। समाज में एंटी रिचुअलिस्टिक एटीट्यूड फैलने लगा, लोग रिचुअल से डू अवे करने लगे। ये जो स्किल्ड लेबर है ये इक्वली इंपॉर्टेंट था कैपिटलिज्म के लिए, बिकॉज इट विल बूस्ट द एफिशिएंसी एंड इट विल हेल्प द प्रोडक्शन सिस्टम। चाइना में क्या बोलता है वेबर कि वो मॉडर्न कैपिटलिज्म के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं था, थोड़ा मोड़ा कैपिटल के लिए सूटेबल था। बोला कि चाइना के पास बहुत अच्छा लेबर पावर था। तो आज जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं बच्चा लोग, वो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये वेबर का एक बहुत ही फाइन, बहुत ही पॉपुलर वर्क है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। वेबर बेसिकली अपने इस वर्क से दिखाता है रिलेशन कि कैसे कैपिटलिज्म के ग्रोथ के पीछे सिर्फ इकोनॉमिक चेंजेस नहीं है, रादर कैपिटलिज्म वैल्यू से भी इमर्ज होता है। सोसाइटी के वैल्यू में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि बूस्ट करता है कैपिटलिज्म के ग्रोथ को यूरोपियन सोसाइटी में। तो वेबर एक आइडियल टाइप बनाता है वेस्टर्न कैपिटलिज्म का, और वेबर एक आइडियल टाइप बनाता है प्रोटेस्टेंट एथिक्स का, और समझाता है कि कैसे को रिलेटेड है कैपिटलिज्म एंड प्रोटेस्टेंट रिलीजन का एथिक्स, कुछ वैल्यूज, स्पेशली कैल्विनिज्म। ठीक है, स्पेशली कैल्विनिज्म। नाउ वेबर्स वर्क ऑन प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, it is a landmark body of knowledge for manifestation of causal pluralism। ये बात हमेशा याद रखना कि ये जो वर्क है, it is landmark body of work causal प्लूरलिज्म, और इसके थ्रू ये दिखाता है कि देखो कैपिटलिज्म का ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमिक चेंजेस के कारण ही नहीं हुआ है, बल्कि कैपिटलिज्म जो ग्रो किया है यूरोपियन सोसाइटी में, उसके पीछे मल्टीपल और कॉजेज हैं, और उसमें से जो एक इंपॉर्टेंट कॉज वेबर ट्रेस करता है वो है चेंज इन वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। रिलीजन के थ्रू ऐसे वैल्यूज, ऐसे नॉर्म्स प्रोपोगेट होते हैं सोसाइटी में जो कि कैपिटलिज्म के ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा सूटेबल था। दैट इज व्हाट वेबर इन हिज वर्क इज ट्राइंग टू शो। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज अ बुक रिटन बाय मैक्स वेबर which explores the relationship between Protestantism, particularly Calvinism। जॉन कैल्विन एक फ्रेंच थियोलॉजिस्ट थे, मैंने आपको बताया था ना, दो फेमस सेक्ट, दो विद इन प्रोटेस्टेंट एथिक्स, दो फेमस ग्रुप, एक लुथेरियन मार्टिन लूथर के फॉलोअर्स, दूसरे कैल्विनिस्ट जो कि जॉन कैल्विन के प्रीचिंग पे जिनका मतलब जिनकी स्पिरिचुअल परसूट बेस्ड थी। ठीक है, तो वो कैल्विनिज्म का क्या रिलेशन है कैपिटलिज्म से, इसका वर्क वो दिखाता है। ठीक है, तो यही आपके सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में। ठीक है, so basically you have to understand that through this body of work Weber had systematically analyzed the doctrine of Protestant religion, ठीक है, Protestant ethics of Christianity, ठीक है, and then Weber had found that the values that were propagated by Protestant religion, it has been of direct contribution to growth of capitalism or development of capitalism in European countries or European society। ठीक है, तो मैक्स वेबर बेसिकली यहां पे वो दिखाना चाह रहे हैं कि रिलीजियस आइडियाज कैन ऑल्सो एक्ट एज पावरफुल फोर्स फॉर डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर। मैक्स वेबर इस वर्क के साथ क्या दिखा रहे हैं कि इकोनॉमिक ऑर्डर या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिकली चेंज लाने के लिए या उसको इमर्ज करवाने में के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो बेसिकली दिस इज कॉन्ट्ररी टू मार्क्सियन विजन। नाउ मार्क्स वाज इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट, यू गाइस नो दैट, ठीक है, मार्क्स
क्या था? इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट था। इसका मतलब कि मार्क्स क्या मानता था कि सोसाइटी में ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है, इट इज बेस्ड, सोसाइटी का जो बेस है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से तय होता है, जिसको वो बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और बोलता है कि चेंज इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से ही चेंज आता है सुपर स्ट्रक्चर में। अब सुपर स्ट्रक्चर में बाकी सारे, चाहे वो रिलीजन हो, ठीक है, एजुकेशन हो, ठीक है, अरे यार, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो, ये सब कुछ प्लेस होता है। क्लियर? सो दैट वाज मार्क्सियन विजन। बट वेबर थ्रू हिज वर्क ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स, हम लोग मार्क्स में वेबर के मतलब वेबर ने जो मार्क्स के वर्क को क्रिटिसिज्म दिया था वो एस्टैब्लिश करते हैं कि इवन सुपर स्ट्रक्चर, तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या है? रिलीजन, रिलीजन का पार्ट है, तो रिलीजन के थ्रू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ सकते हैं, है ना? So he shows basically that how change in religious values or religious new emerging religious ideas are also a determining factor in development of new economic order. अब वेबर ने ये अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई कैसे? तो वेबर यहाँ पे, वेबर ने क्या बोला था? लिमिटेड यूज ऑफ पॉजिटिविस्ट मेथड। वो एकदम ही रिजेक्ट नहीं करता है पॉजिटिविज्म को, ये मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है ना? तो वेबर यहाँ पे ऑन बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, वो बेसिकली स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स कलेक्ट किया कि यूरोपियन सोसाइटी में बिजनेस लीडर्स या ओनर्स ऑफ फैक्ट्रीज, ठीक है, या जो हाई ग्रेड स्किल्ड लेबर्स थे, ये सब कौन से रिलीजन से आ रहे थे? उसने पैटर्न देखा कि मेजरली ये प्रोटेस्टेंट रिलीजन से आ रहे थे, और बिकॉज ये प्रोटेस्टेंट रिलीजन से आ रहे थे तो उससे वो बेसिकली डेवलप किया अपनी अंडरस्टैंडिंग कि कैपिटलिज्म, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का या कमर्शियल रिवॉल्यूशन का रिजल्टेंट नहीं है, बल्कि कैपिटलिज्म हमेशा से एग्जिस्ट तो सोसाइटी में करता था, और कैपिटलिज्म अभी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जिस फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, जो फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म वेबर को दिख रहा है या जो वर्ल्ड को दिख रहा है, वो जब वैल्यूज में चेंज आ गए, नॉर्म्स में चेंज आ गए, ठीक है, रिलीजियस वैल्यूज में, रिलीजियस नॉर्म्स में जब चेंज आ गए, प्लस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड कमर्शियल रिवॉल्यूशन, तो इन सब के कंट्रीब्यूशन से ये नया इकोनॉमिक ऑर्डर बन गया। तो ये कहानी क्यों सुनाया, ये बात क्यों बताया? यहां पे मैं तुमको लिखा था ना, कॉजल प्लूरलिज्म, है ना? इंडस्ट्रियल सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो बना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और कमर्शियल रिवॉल्यूशन के कारण, ठीक है, उससे कैपिटलिज्म का ग्रोथ देख रहे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन वेबर बोलता है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और कमर्शियल रिवॉल्यूशन सिर्फ सोल फैक्टर नहीं है, और सारा फैक्टर है। इनफैक्ट वेबर एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मानना है कि सोसाइटी में कैपिटलिज्म एट सम लेवल ऑलवेज एग्जिस्टेड। कैपिटलिज्म existed Weber believed that capitalism existed prior to industrial revolution and
कमर्शियल रिवॉल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। बट बोल रहा है बट इट्स फॉर्म वॉज डिफरेंट, ठीक है। इस बात को याद रखना, वेबर के हिसाब से कैपिटलिज्म पहले भी एग्जिस्ट करता था अलग अलग फॉर्म में। तो हम लोग को अब इसे यह समझना है कि फॉर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म आइडेंटिफाइड बाय वेबर, ठीक है। थोड़ा हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ कैपिटलिज्म आइडेंटिफाइड बाय वेबर, क्लियर। सबसे पहले वेबर जो पहला फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म की बात कर रहा है वो बोलता है बूटी कैपिटलिज्म। क्या बोल रहा है वो? कैसा कैपिटलिज्म है? बूटी कैपिटलिज्म। बूटी कैपिटलिज्म क्या होता है? वेयर कैपिटल इज अक्वायर्ड बाय थेफ्ट या रॉबरी, छीन लिए किसी से, ठीक है। ब्रूट फोर्स को यूज किया और छीन लिया। कैपिटल का एक्विजिशन कैसे होता है? बोलता है कि जब हंटर और गैदरर्स थे तो एक ट्राइब दूसरे ट्राइब पे अटैक करता था, उनसे रिसोर्सेज छीन लेता था, एनिमल्स, कैटल्स, ये सब छीन लेता था, ठीक है, लूट लेते थे लोग। तो कैपिटलिज्म तब भी एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन उसका फॉर्म डिफरेंट था। वो फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म जो था वो बूटी कैपिटलिज्म था, जहां पे कैपिटल को हम लोग अक्वायर करते हैं थेफ्ट से। तो हंटर्स और गैदरर्स के लिए वेबर उस टर्म्स में दिख रहा है। लेकिन मार्क्स से इसको अगर कंपेयर करोगे तो मार्क्सियन एनालॉजी पे अगर इसको हम लोग देखते हैं तो ये डायमेंशन तो हम लोग को प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन का दिख रहा है। लेकिन मार्क्स के लिए उस वक्त में तो सोसाइटी इगैलिटेरियन थी, क्योंकि रिसोर्सेज जो थे वो अबंडेंट थे, है ना, और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था, ऐसा मार्क्स सोचता है, ठीक है। लेकिन वेबर बोलता है कि नहीं, ये बूटी कैपिटलिज्म पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था। इस टाइम पे जो फॉर्म था वो था बूटी कैपिटलिज्म, क्लियर। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म जो वेबर बताता है वो है परिया कैपिटलिज्म, ठीक है। परिया कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि पैसे, कैपिटल तुम कहीं पे इन्वेस्ट करते हो और उसमें उसके बदले में तुम इंटरेस्ट कमाते हो। मतलब दैट कैपिटल इज नॉट नेसेसरीली ओनली मनी, इट कुड बी कि यू हैव गिवन फोर्स, है ना, यू हैव गिवन योर सम ट्रूप्स, सोल्जर्स, यू हैव गिवन सप्लाइड फोर्स टू अ ग्रुप एंड इन रिटर्न यू आर अर्निंग इंटरेस्ट्स। तो क्या होता है, तुम्हारा कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। कि कोई लड़ने गया तो तुम बोलोगे कि हाँ हम तुमको 10 लोगों का ट्रूप देंगे, लेकिन हमको 10 लोग ट्रूप में वापस चाहिए, लूट का 10% चाहिए, और प्लस घोड़ा वोड़ा, रथ वथ, ये सब चाहिए, मान लो। तो बेसिकली तुम अपना कैपिटल को लेंड कर रहे हो इन रिटर्न ऑफ अर्निंग मोर इंटरेस्ट, एंड दिस वे योर कैपिटल इज गेटिंग इंक्रीज्ड, है ना। सो कैपिटल इज लेंड। बहुत सारे रिलीजन में हम देखेंगे कि ऐसे वैल्यूज हैं कि सूदखोरी हराम है, ठीक है। सूद खाना
मना है। इसका मतलब क्या हुआ कि सूदखोरी एग्जिस्ट करता होगा पहले भी, है ना? ऐसा नहीं है कि कैपिटल पे आपका इंटरेस्ट कमाना ये जो फीचर है अभी शुरू हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, ठीक है? Some dimension of this in different capacity had always existed for Weber. वेबर का ऐसा मानना है। एंड दिस फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म वेबर कॉल्स परिया कैपिटलिज्म। तीसरा जो वेबर बोलता है ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म। अब ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म में बेसिकली क्या हो गया कि कैपिटल वाज gained by a traditional worker as a result of informal relation that one shared between master and worker. वेबर बोलता है कि this kind of capitalism was present in medieval Europe, ठीक है? फ्यूडल सोसाइटी या मास्टर स्लेव सोसाइटी, लॉर्ड सर्फ का रिलेशन हो या मास्टर स्लेव का रिलेशन है, वेबर के पर्सपेक्टिव में वो भी एक फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म ही था, ठीक है? वेबर देखता है कि ये जो फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म था ये ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म था। दिस वाज ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म। सो ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म में एक बार फिर से समझते हैं क्या होता है कि कैपिटल को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से गेन करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? द इनफॉर्मल रिलेशन बिटवीन द मास्टर एंड द वर्कर, ठीक है? क्लियर? अब ट्रेडिशनल मेथड का मतलब कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी के थ्रू कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन होना। फॉर एग्जाम्पल लैंड हेल्ड इन द नेम ऑफ किंग, फिर किंग के विल से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है? तो मान लो किंग के विल से वो डिफरेंट नोबल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या फिर किंग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा नोबल कौन से एरिया का इंचार्ज होगा। फिर उसके बाद नोबल के विल से टेनेंसी उस लैंड पे दी जा रही है सर्फ्स को, है ना? लॉर्ड्स के विल पे टेनेंसी दी जा रही है सर्फ को, और सोसाइटी का जो ये सोशल स्ट्रक्चर है वो उसके ट्रेडिशनल वैल्यू से सोसाइटी पे अप्लाई हो रहा है ना? सो कैपिटल इज बीइंग गेन्ड बाय ट्रेडिशनल, ठीक है? ट्रेडिशन। किंग का डिवाइन राइट है रूल करने का, एक ट्रेडिशन है जिसको हम लोग मानते हैं, और इस ट्रेडिशन के तहत किंग जैसे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन चाहता है वैसे कर सकता है, ठीक है? वेबर बोलता है ये मेडिएवल यूरोप में ऐसा एग्जिस्ट करता था, और बोलता है फाइनली कि फोर्थ टाइप का जो कैपिटलिज्म है वो है प्रेजेंट डे मॉडर्न कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इसको मॉडर्न कैपिटलिज्म बोलते हैं या फिर इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म बोलते हैं। बोलता है कि जो ये मॉडर्न कैपिटलिज्म है, हाँ ये है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और कमर्शियल रिवॉल्यूशन जो हुए थे उस टाइम पीरियड का ये गेम है। बट वो ये भी समझाता है कि जो ग्रोथ हुआ है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म का वो सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या फिर सिर्फ कमर्शियल रिवॉल्यूशन तक ही सीमित नहीं है, तक ही लिमिटेड नहीं है, उसके और भी कॉजल फैक्टर्स हैं, और उसमें से एक कॉजल फैक्टर वेबर बात करता है चेंज इन रिलीजियस वैल्यूज का। मॉडर्न कैपिटलिज्म की जब वो बात करता है वेबर तो बोलता है कि मॉडर्न कैपिटलिज्म जो है एफिशिएंसी पे बेस्ड है, ठीक है? इसके फीचर्स बोलता है कि एफिशिएंसी, एफिशिएंट सिस्टम है, एफिशिएंट सिस्टम है, ठीक है? ये डिसिप्लिन रिक्वायर करता है वर्क में, चाहे वो एंटरप्रेन्योर के लेवल पे हो चाहे वो एक वर्कर के लेवल पे हो, लेकिन अपने वर्क के टुवर्ड्स डिसिप्लिन होना चाहिए। ये सब कुछ मेजर फीचर है मॉडर्न कैपिटलिज्म के। लेबर जो है मार्केट सिचुएशन से ग्रेटली कंट्रोल्ड होता है, बहुत हार्ड वर्किंग होता है,
ठीक है, और उनके लिए वर्क जो है एकदम रिलीजन की तरह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, according to market situation. Weber says that this kind of capitalism is characterized by mechanization of production, establishment of factory system, work or production system being governed through formal रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब नियम होता है कि तुमको इस टाइम पे आना है फैक्ट्री में काम करना है, फिर एक फिक्स टाइम पे तुमको जाना है, इतने अमाउंट ऑफ वर्क के लिए फैक्ट्री में तुमको सो एंड सो अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं वेज मिलेगा तुम्हारा, जो भी तुम्हारा फिक्स्ड हो, ठीक है, प्लस छुट्टी के दिन, ऑफिस के दिन, सब कुछ फिक्स्ड है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन फिक्स्ड है कि किसको क्या काम करना है। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो रेगुलेट कर रहा है लोगों के बिहेवियर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री सिस्टम हो गया है। इस टाइप के कैपिटलिज्म में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, इस टाइप के कैपिटलिज्म में जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर्स का ग्रोथ होता है, फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न्स फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न्स प्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, कि प्रोडक्शन किया जाता है कीपिंग दिस वैल्यू एट द सेंटर विच इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ द keeping maximization of profit at the center. So production of goods for profit making. ठीक है, सो बोल रहा है कि ये है मॉडर्न कैपिटलिज्म। ठीक है, ऑल्दो उसके लिए याद रखना कि कैपिटलिज्म हमेशा से एग्जिस्ट करता था। आगे चलते हैं हम लोग, इसको देखते हैं क्या लिखा है। सो वेबर बेसिकली ही आर्ग्यूज दैट वैल्यूज एंड बिलीफ्स ऑफ प्रोटेस्टेंटनिज्म, ठीक है, प्रोटेस्टेंट रिलीजन का जो कैल्विनिस्ट डॉक्ट्रिन है उसके वैल्यूज, वो वैल्यूज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, विच इज इन कंकरेंसी विथ कैपिटलिज्म, जैसे कि प्री डेस्टिनेशन, कॉलिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और बहुत कुछ है, कैसे वो रिलीजियस चेंजेस क्या थे कि अदर वर्ल्डली ओरिएंटेशन से अर्थली प्रैग्मेटिज्म की ओर लोगों को बेसिकली लोगों के एटीट्यूड को चेंज किया, उसके कारण लोगों में साइंटिफिक एटीट्यूड आया, लोग रैशनल बने। ठीक है, हार्ड वर्क को प्रमोट किया तो लोग एफिशिएंट बने, है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन को डिस्कार्ड किया। ठीक है, कि लग्जरियस एंड एक्स्ट्रा वेगेंट लाइफ को प्रोटेस्टेंट वैल्यूज रिजेक्ट किए, तो फिर लोग सोचे कि उस पैसे को री इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में, जो कि कैपिटलिज्म को सूट करता है। वो सारी चीजें थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। सो वेबर हैड मेड एन आर्ग्यूमेंट दैट प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक इट क्रिएटेड अ कल्चर। एक ऐसा क्या है कि प्रोटेस्टेंटिज्म में कुछ ऐसे वैल्यूज इमर्ज हुए जो कि एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया सोसाइटी में जो कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही यूजफुल हो गया। एक हार्ड वर्क का कल्चर, ठीक है, या डिवोशन, डिसिप्लिन्ड डेडिकेशन एंड डिवोशन टुवर्ड्स
योर वर्क, उसका कल्चर एस्टैब्लिश किया, एस्थेटिक लिविंग का कल्चर को एस्टैब्लिश किया। तो लोग मिनिमल तरीके से रहने की कोशिश करते थे और वेल्थ को वापस री इन्वेस्ट करते थे, कैपिटल को फर्दर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस बिकेम वेरी यूजफुल फॉर कैपिटलिज्म, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म क्या क्या है, ठीक है। ब्रीफली, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, देखो स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तुम इसमें एंटरप्रेन्योरशिप सबसे पहला स्पिरिट, कि लोग एंटरप्रेन्योरल नेचर के बने, ठीक है। पीपल शुड बिकम एंटरप्रेन्योरल इन नेचर। कैपिटलिज्म का ग्रोथ क्या होगा? जब नया नया इनोवेशन होगा, ठीक है, नए नए प्रोडक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल, अलग सर एक टीचर थे, ठीक है, अलग सर एंटरप्रेन्योर बन गए, आज एक यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर दी उन्होंने, है ना, इनोवेट किया अपने टीम के साथ मिलके, प्रतीक महेश्वरी सर के साथ मिलके। फिर क्या हुआ कि प्राइस बिल्कुल लो कर दिया, जो कोर्सेज 1 लाख 1.5 लाख पे मिल रहे थे वो आज 10,000 पे मिल रहे हैं। तो मार्केट का डिसरप्शन हुआ एंड वॉज वेरी रैशनल, कि बच्चे के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए उनको प्रोडक्ट को देने की कोशिश करना। वॉज वेरी रैशनल इन हिज अप्रोच। डिसिप्लिन्ड आदमी, डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड होके ही तो इतना बड़ा कंपनी खड़ा किया होगा किसी ने भी, खुद सोचो। तो बेसिकली वन फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट, ठीक है। एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट क्या? इनोवेशन मांगता है, ठीक है। इट वांट्स इनोवेशन। इनोवेशन से क्या होता है? प्रोग्रेस, ठीक है। इट लीड्स टू प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, सोसाइटी। आज से 10 साल पहले, ठीक है, जब मैं स्टूडेंट था, ऐसा ऑनलाइन टीचिंग लाइव ये सब कुछ अवेलेबल ही नहीं था। मैं तो टेक्नोलॉजी के बिल्कुल ही सेंटर में बैठा हुआ था बैंगलोर में। जब मैं बैंगलोर से दिल्ली आया था तो मेरे को अलग शॉक लगा था, जिस हाई स्पीड का इंटरनेट वहां पे मेरे फ्लैट पे आता था। इंटेल का ऑफिस जो है ना बैंगलोर में, जस्ट उसके ऑपोजिट मेरा शोभा का अपार्टमेंट था, वहीं पे मेरा फ्लैट था जस्ट। तो सोचो वो बिल्कुल अच्छा खासा एरिया था, वहां पे अच्छा इंटरनेट स्पीड आता था। दिल्ली आया तो पता चला कि उस स्पीड का इंटरनेट उस वक्त में दिल्ली में, जिस एरिया में मैं राजेंद्र नगर में एज अ स्टूडेंट रहने गया था, अवेलेबल ही नहीं है। फिर देखते हैं हम लोग, इनोवेशन होता है, 5G आता है। यूट्यूब पे ऐसे कोई यूपीएससी ओरिएंटेड लेक्चर होते ही नहीं थे। यूट्यूब गाना सुनने के लिए, यूट्यूब देखते थे हम लोग मोस्टली गाना सुनने के लिए। कभी कभी WWE, बचपन में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, ब्रेट हार्ट हिटमैन, शॉन माइकल्स, द रॉक, इनके कुछ पुराने वीडियोस होते थे, वो सब चीजें देखने के लिए यूट्यूब यूज हो रहा था। एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि पढ़ने के लिए तुम थोड़ा देर देखोगे, तुम्हारा लाइक 2-4 वीडियो देखते थे, 1 GB खत्म हो जाता था, और वो बहुत महंगा में 1 GB का रिचार्ज होता था 350-400 में, और स्पीड भी स्लो था, बफरिंग रहता था अगर मोबाइल डेटा से करते थे। तो आप देखो, एक इनोवेशन आया, 5G, मार्केट में डिसरप्शन हुआ, जियो आया, रेट कम हो गया, एंटरप्रेन्योरल नेचर, ठीक है। अब उस इनोवेशन, by virtue of that innovation, various other innovations started. Online medium, one of those innovation. तो don't you think कि जो एडटेक इंडस्ट्री का बूस्ट हुआ है, अगर ये हाई स्पीड इंटरनेट का इनोवेशन नहीं हुआ होता तो ये पॉसिबल नहीं था। फॉर दैट मैटर, अगर इंटरनेट का ही इनोवेशन नहीं हुआ होता तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था, ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑल। सो इनोवेशन ओरिएंटेड रहना, ऐसा वैल्यू कि क्या करता है, सोसाइटी में चेंजेस लाता है ना, सोसाइटी को प्रोग्रेस करता है, सोसाइटी का प्रोग्रेस होता है।
क्लियर? जेरार्ड लेंस्की का, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब सोशल चेंज वाला चैप्टर 10th यूनिट पे चलेंगे ना, तो जेरार्ड लेंस्की का थ्योरी पढ़ाऊंगा कि कैसे जेरार्ड लेंस्की, जैसे मार्क्स क्या बिलीव करता है कि विद चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज इन सोसाइटी अगर कर रहा है, जेरार्ड लेंस्की की जो थ्योरी है वो समझाता है कि कैसे विद चेंज इन टेक्नोलॉजी सोसाइटी चेंजेस। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी क्या है? इनोवेशन का ही तो एग्जाम्पल है ना। आप इनोवेशन जब करोगे तो क्या आप कंफर्मिस्ट एग्जिस्टिंग वे ऑफ, जस्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वे ऑफ डूइंग थिंग्स है वैसे सोचोगे तो इनोवेट कैसे करोगे? इनोवेट करने के लिए हम लोग को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होता है, सोसाइटी में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होता है और आउट ऑफ द बॉक्स सोच के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश किया जाता है, तभी तो इनोवेशन होता है ना। सो वन हैज टू बी नॉन कन्फर्मिस्ट. An entrepreneur is non-conformist. Why? Because only then they can innovate. ठीक है? और one of the important spirit of capitalism है कि continuously grow करते रहना. ठीक है? आप देखोगे कि इनोवेशन का रेट इतना हाई हो गया. क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म अब धीरे धीरे अपने पीक पे आ रहा है. क्लियर? और डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन मैनर में वर्क करना. ठीक है? दिस इज ऑल ऑफ दिस फॉल्स अंडर एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट. दूसरा क्या है? कैपिटल. ठीक है? सेकेंड डायमेंशन ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज अबाउट कैपिटल. ठीक है? कि कैपिटल की प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए. ठीक है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, न्यू टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन होना चाहिए सो दैट प्रोडक्शन सिस्टम एफिशिएंट बन जाए. ठीक है? टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन अल्टीमेटली हो क्यों रहा है? प्रोडक्शन को एफिशिएंट करने के लिए, है ना. प्रोडक्शन को एफिशिएंट करने के लिए तो उसको कर लें. उसके अलावा कैपिटल को लोग अपने लग्जरी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ को सस्टेन करने के लिए यूज नहीं करते थे. वन ऑफ द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म दैट वेबर विजुअलाइजेस, ये सब वेबर का आइडियल टाइप है. यू हैव टू अंडरस्टैंड. आज तो हम लोग देख रहे हैं तो कैपिटलिस्ट ये मानना कि कैपिटलिस्ट एसेटिक लाइफ जीते हैं, ये गलत है. ये मानना आज गलत है, राइट? कि बस अपना सेल्फ सस्टेनेंस के लिए पैसा रखा और बाकी सब री इन्वेस्ट कर दिया. बट ये वेबर का आइडियल टाइप है. और वेबर के आइडियल टाइप के अकॉर्डिंगली कि सरप्लस जो भी होता था, ठीक है, उसको कंज्यूम करने के लिए लोग एक्यूमुलेट करते हैं. ठीक है? अपने कैपिटल को बढ़ाते हैं और फिर उसको मार्केट में री इन्वेस्ट करते हैं, उसको प्रोडक्शन सिस्टम में री इन्वेस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं 100 रुपए का कोयला लिया और उस पर 20 रुपया मुनाफा कमाया. ठीक है? 10 रुपए अपने कंजम्पशन के लिए रख लिया और 10 रुपया जमा कर लिया. ऐसे 10 बार जब ट्रेड किया तो मेरे पास 100 रुपए और जमा हो गया. अगली दफा जब मैं ट्रेड किया तो 200 रुपए का किया, तो मैं मुनाफा एक बार में भी अब ज्यादा कमाऊंगा. पहले 20 रुपए कमा रहा था, अब मैं 40 रुपए कमाऊंगा. 10 रुपए कंजम्पशन के लिए जा रहे थे, मान लो 15 रुपए जाएंगे, लेकिन मेरा प्रॉफिट बढ़ते गया, मेरा ग्रोथ जो है वो भी बढ़ते जाएगा. तो हम कैपिटल को प्राइवेटली ओन करते हैं. ठीक है? और उस कैपिटल को एक्यूमुलेट करके दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं हमारे कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए. क्लियर? नेक्स्ट, मार्केट. मार्केट सिचुएशन ना एक बहुत ओपन मार्केट सिस्टम जहां पे फ्री ट्रेड हो, मटेरियल प्रोडक्शन हो. ठीक है? मटेरियलिस्टिक प्रोडक्शन का स्ट्रक्चर वेबर के हिसाब से होना चाहिए, एकदम ओपन मार्केट सिस्टम होना चाहिए. ठीक है? जहां मतलब कि मार्केट में ट्रेड पे, प्रोडक्शन पे रेगुलेशन एकदम मिनिमल होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, राइट? इट शुड नॉट बी अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट, है ना. स्टेट मियरली फैसिलिटेटर. तो यहां पे बेसिकली ओपन मार्केट सिस्टम जो न्यू स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ, ठीक है, लेसिस फेयर, उसकी बात हो रही है. ठीक है? लेसिस फेयर की बात हो रही है यहां पे. क्लियर? एंड देन कम्स लेबर. Now, labor should also be rationally organized. अब प्रोडक्शन सिस्टम ऑर्गेनाइज तरीके से चलना चाहिए, वन अकॉर्डिंग टू द spirit of capitalism. So labor should also be very hardworking, very dedicated, professional in nature. Over the period of time, there will be skill that will be required. We will require skilled labor.
ठीक है, ऐसा वेबर बोलता है। ठीक है, तो कमर्शियली ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल ट्रेनिंग और स्किल के बेसिस पे ही तो उसका मार्केट सिचुएशन में पोजीशन तय होगा, है ना। पोजीशन, जैसे डॉक्टर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो जो मेडिसिन की स्टडी करेगा और मान लो न्यूरो सर्जरी के लिए अपने आप न्यूरो सर्जरी कंडक्ट करने के लिए स्किल अक्वायर कर लेगा, तो वो कमर्शियली ज्यादा डिमांड में आएगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा, तो उसका मार्केट में पोजीशन हाई रहेगा। तो लेबर भी ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, लेबर भी बिल्कुल फ्री होना चाहिए अपना फैक्ट्री ओनर या जिसको भी सर्विस देना चाहता है उसको चूज करने के लिए। ठीक है, और लेबर अपने वर्क के प्रति कमिटेड एंड डेडिकेटेड होना चाहिए। दिस लेबर शुड बी अ कमिटेड लेबर, कमिटेड टुवर्ड्स वर्क। ठीक है, नाउ आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म जो वेबर समझाता है उसमें 3-4 डायमेंशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबर कहता है कि इस कैपिटलिज्म के मॉडल में सबसे पहले रैशनल प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, चाहे वो वर्कर होते हैं, वो कैलकुलेटिव और रैशनल डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, और इवन वर्कर्स, ये वेबर कह रहा है, मार्क्स के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये रैशनल डिसीजन लेते हैं। वो तो मान ही रहा है कि मॉडर्न सोसाइटी इज रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, यहां पे रैशनैलिटी से मतलब कि एकदम रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड। ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क। ये जो कैलकुलेशन होता है उनका, जो गणित बिठाते हैं, वो किस लिए बिठा रहे हैं? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। नाउ नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट। ठीक है, सो जेरमी बेंथम का मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि मटेरियल स्किल मॉडर्न सोसाइटी में क्या होता है, विथ ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म मटेरियल स्किल बिकम्स यार्डस्टिक टू हैप्पीनेस, है ना। मटेरियल स्किल इज यार्डस्टिक टू हैप्पीनेस, ये कोटेशन है, बहुत फेमस कोटेशन है जेरमी बेंथम का। मर्केंटलिज्म और कैपिटलिज्म के ग्रोथ को देख के उन्होंने ये डायमेंशन समझाया था। तो बेसिकली अंडर the ideal type of capitalism imagined by Max Weber, ideal type of capitalism formulated by Max Weber, you know, any kind of action that a person does, it is evaluated in terms of money. ठीक है, in terms of money। ठीक है, मान लीजिए हमको पढ़ाना पसंद है। ठीक है, पढ़ाना जब हमको पसंद है, स्कूल में भी जाके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, छोटा बच्चा को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और यूपीएससी के लिए काहे पढ़ा रहे हैं? हमको अगर समाज को चेंज करना है, हमको लग रहा है कि मेरा पर्सनल, इफ आई हैव अ बिलीफ, ये मैं सोच रहा हूं कि सोसाइटी जो हमारी है वो वहां पे अभी अनोमिक सिचुएशन से जा रही है, स्पेशली नॉर्म्स और वैल्यूज बहुत ज्यादा डिसरिगार्ड हो रहे हैं। तो मैं मॉरल टीचिंग करूं सोसाइटी में। ठीक है, लेकिन उसका क्या कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगा? पिताजी बोलेंगे, मारेंगे लात पीछे देंगे स्लिप डेस्क में और बोलेंगे घर से निकलो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाऊंगा
तो आई गेट गुड कॉम्पनसेशन इन रिटर्न। तो तुम टीचिंग कर रहे हो, ठीक है, बोले कि टीचर है, तो ठीक है, इनका बेटा नालायक ही है, टीचर बना, ठीक है। फिर बोलेंगे कि इतना पैसा कमाता है, या फिजिक्स वाला में टीचर है, तब बोलेंगे अरे इनका बेटा तो बहुत अच्छा है। तो हमारे एक्शंस को मॉनेटरी टर्म्स में, मनी जो है वो मेजरमेंट हो जाता है हमारे एक्ट का, ठीक है। तुम लाइक क्रिएटिवली, तुम्हारा क्रिएटिव साइड है, तुम कहानी लिख रहे हो, लेकिन उस कहानी लिखने को तुम मोनेटाइज नहीं कर पाए, तो वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। तुमको लोअर लो मार्केट सिचुएशन में तुम्हारा क्या पोजीशन है, उस बेसिस पे तुम्हारा इवैल्यूएशन हो रहा है, तुम्हारे एक्शन का इवैल्यूएशन हो रहा है। तुम अपने लिए लिख रहे हो, गुड, ठीक है, लेकिन इससे चूल्हा चौका नहीं चलेगा घर का, ठीक है। सो कैपिटलिज्म में मानता है कि मनी बिकम्स द मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट का मतलब हुआ इवैल्यूएशन ऑफ अ पर्सन, एन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और एन एक्शन, an act in terms of its monetary value that it can produce. Next, reinvestment का value, कि whatever you earn, especially entrepreneurs के साथ ये value होना चाहिए कि wealth जो profits होता है, ठीक है, उसको reinvest किया जाता है profit को further increase करने के लिए, ठीक है। Capital plus profit reinvested in order to increase the profit. लास्ट है हार्ड वर्क एंड फ्रूगल लिविंग। फ्रूगल लिविंग मतलब कि एकदम कम में काम चलाना, मिनिमल नीड्स, जिससे आपका सस्टेनेंस हो जाए, माइजर की तरीके से रहना, पैसा को बचाना, ठीक है, उसको उड़ा नहीं देना अपने एक्स्ट्रा वेगेंस को फुलफिल करने के लिए, पैसा को बचाना और उस पैसे को दोबारा इन्वेस्ट करना अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। आपने एक इन्वेस्टर का नाम सुना होगा, कुछ साल पहले तक, लास्ट डेकेड में, देयर वाज अ टाइम व्हेन ही वाज द रिचेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, वॉरेन बुफे, ठीक है। वॉरेन बुफे नाम तो सुना होगा आप में से कुछ लोग। वॉरेन बुफे वन ऑफ वेरी फेमस इन्वेस्टर्स, कहते हैं कि अपना जीने के लिए खर्चा जो है ना, जितना अपने सस्टेनेंस के लिए, उसको जितना कम रख सको उतना अच्छा है, ताकि तुम ज्यादा वेल्थ बचाओगे तो वो पैसा तुमको फर्दर पैसा कमा के देगा, और उससे तुम्हारा पैसा बढ़ जाएगा, और वो पैसा को तुम इन्वेस्ट करके दोबारा फर्दर पैसा कमा सकते हो। क्योंकि तुम अपने आप की, अपनी जो जीवन है, अपनी जो गाड़ी है, उसको बहुत कम में ही चला सकते हो, तो तुम्हें रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। जब रिस्क लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, जब तुम कैलकुलेटेड रिस्क ज्यादा लोगे, तो तुम प्रॉफिट जो है वो ज्यादा कमाओगे। तो कैपिटलिज्म, according to Weber, it required adoption of frugal or miser style of living by people, ascetic living, where people would not invest or waste money in pursuing their extravagant life or luxurious life. Rather, they'll use the money for their sustenance or their basic needs plus some extra, maybe hobbies or something like that, and rest everything else is reinvested to increase, to make more money or increase more profit, ठीक है। और दूसरा हार्ड वर्क। कैपिटलिज्म, वेबर बिलीव्स दैट कैन नॉट ग्रो विदाउट हार्ड वर्क, इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क ऑफ द पीपल, हार्ड वर्क ऑफ द वर्कर। आज के डेट में देखो कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गया है, खाना खा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फोन पे कर रहे हैं, या फिर हम खाना खा रहे हैं और स्लाइड बनाते रहते हैं, ठीक है, इधर पोहा चल रहा है और इधर स्लाइड तुम्हारा बनाना है क्या है, वो सब ऐसे से चल रहा है। तुम जाओ ना यार, तुम मॉल्स जाओगे, कभी फूड कोर्ट में जाओ, स्टारबक्स कैफे में जाके बैठ के वहां पे देखो, यू विल सी देयर आर मेनी पीपल ड्रिंकिंग कॉफी बट दे आर ऑन मीटिंग, ठीक है, दे आर इन कैब, दे आर ऑल्सो अटेंडिंग मीटिंग। विथ हार्ड वर्क कैपिटलिज्म ग्रोज, वाई? बिकॉज हार्ड वर्क से क्या होता है, the more you work, productivity increases, है ना, more you work,
productivity increases. Increase in productivity, more profit, suitable for capitalism. ठीक है, so this was the ideal type Weber makes for capitalism. Now we look at the convergence between Protestant ethics and spirit of capitalism. अब हम लोग देखेंगे कौन से वो प्रोटेस्टेंट एक्चुअली में एग्जाम में जो आपको अच्छे से लिखना है, जो तो आपका कंटेंट बनाएगा, जो अब आपको एक्सप्लेन करना है, तो पहले लिख दोगे प्रोटेस्टेंट वैल्यूज एंड spirit of capitalism had correlation. Weber had highlighted through his work that superstructure can also bring change in infrastructure, or capitalism is not just byproduct of economic structure, but normative system or change in values can also bring change in economic order of society. ये सब कथा लिखने के बाद, and Weber proves this by establishing correlation between ethics or values of Protestant religion and spirit of capitalism. ठीक है, उसके बाद ये मान लो तुम इंट्रोडक्शन लिखे, इतना पैराग्राफ चेंज किया, एक्चुअल आंसर में लिखना क्या है, ये कंटेंट, कि कैसे, मतलब कैसे वेबर उनके बीच में कोरिलेशन दिखता है, कैसे वो उसको ये लग रहा है कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स वन ऑफ द कॉजल फैक्टर है फॉर बूस्टिंग कैपिटलिज्म इन सोसाइटी. तो बेसिकली कैसे वैल्यूज हैं प्रोटेस्टेंट एथिक्स के जो कैपिटलिज्म के लिए सूटेबल होगा, हम लोगों को वो समझना है. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट देयर वाज शिफ्ट फ्रॉम रिचुअलिज्म और अदर वर्ल्डली ओरिएंटेशन टू डाउन टू अर्थ प्रैग्मेटिज्म. ठीक है, अब कैथोलिक रिलीजन में, रोमन कैथोलिक रिलीजन में जो था प्रैक्टिसेस, वो रिचुअलिज्म को प्रमोट करता था बहुत ज्यादा. ठीक है, ठीक है. प्रोटेस्टेंटलिज्म क्या किया, इट अटैक्ड रिचुअलिज्म, इट अटैक्ड रिचुअलिज्म. इसको पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे. रिचुअलिज्म मतलब कि रीति रिवाज, रिचुअल प्रैक्टिसेस जो हम लोग करते हैं ना, है ना, वो प्रैक्टिसेस जो हम लोग करते हैं, राइट्स जो हम लोग करते हैं, मान लो तुमको पूजा कर रहे हैं, ठीक है, अब उसके लिए पूरा राइट है ना, अक्षत छीट रहे हो, पानी छीट रहे हो, ठीक है, घी डाल रहे हो, प्रसाद डाल रहे हो, साथ में मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, फिर कभी बोलेगा आप उठिए, जाइए, 4 गो फेरा लीजिए इसका, वापस आइए, बैठिए, अब उधर देखिए, उत्तर की ओर देखिए, उत्तर की ओर देख के कुछ कुछ मंत्र पढ़िए, उसके बाद लीजिए उत्तर की ओर, आप कुछ अक्षत फेंक दीजिए. ये इस चीज को बोलते हैं रिचुअलिज्म, राइट्स, है ना. तो बेसिकली कैथोलिक रिलीजन भी काफी रिचुअल को प्रमोट करता था. देखो, रिचुअल्स के थ्रू लोग एक तो ईश्वर को समझने की कोशिश करते थे और उसके ऊपर अपने डेस्टिनी को समझने की कोशिश करते थे. उनको लगता था इस रिचुअल्स के थ्रू ईश्वर खुश होंगे. ठीक है, पूजा पाठ में तुम लगे रहोगे तो ईश्वर खुश होंगे, और जब ईश्वर खुश होंगे तो तुमको सैल्वेशन देंगे, तुमको अपने पास स्वर्ग में बुलाएंगे, तुमको हेवन बुलाएंगे. ठीक है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स ना एक अलग प्रीचिंग दिया समाज में. नाउ इफ यू वुड रिकॉल व्हाट आई हैव टॉट यू इन मॉडर्निटी, द 3 important changes brought by Protestantism in religious value. It established one scripture, ये ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट नहीं, एक स्क्रिप्चर बाइबल. ठीक है, बाइबल करके डायरेक्ट कनेक्शन विथ गॉड, राइट. दूसरा, जस्टिफिकेशन बाय फेथ. ठीक है, तुमको फेथ के थ्रू, याद है सेकंड फीचर, जस्टिफिकेशन बाय फेथ. तो जस्टिफिकेशन बाय फेथ का मतलब कि तुमको फेथ के थ्रू, ठीक है, मियर फैक्ट दैट यू आर बिलीवर ऑफ द गॉड, ठीक है, उसके थ्रू
तुमको साल्वेशन मिलेगा, तुमको उसके लिए रिचुअल करने की जरूरत नहीं है। कैथोलिक प्रैक्टिसेस क्या बोलता था कि ये जो लाइफ है हमारा, जो अभी हम जी रहे हैं अर्थ पे, ये तो हमारा टेस्टिंग टाइम चल रहा है, हम अपने सिंस के लिए पे कर रहे हैं, ठीक है। और ये रिचुअल्स करके जब तुम भगवान को खुश करोगे तो तुमको उस वर्ल्ड में बुला लेंगे, वो सुपर नेचुरल वर्ल्ड जिसके इंचार्ज वो हैं गॉड। एंड गॉड की इच्छा, गॉड की मर्जी को तुमको समझने की कोशिश करनी है तो उसके लिए ऐसे रिचुअल्स करो। तो अदर वर्ल्डली ओरिएंटेशन मतलब इस दुनिया में क्या हो रहा है, बेटी को बुखार है उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम चर्च के सेवा पे लगे हुए हैं, ठीक है। घर में अनाज अगर नहीं है तो पैसा कैसे कमाए वो सोचना है, लेकिन घर में अनाज नहीं है तो हम ये सोच रहे हैं कि चलो भगवान का पूजा करते हैं अनाज आ जाएगा। ये सब मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आपका जो भी रिलीजियस वैल्यू है सब सही है, ठीक है, वो आपका अपना पर्सनल है, मेरा अपना पर्सनल है, ठीक है। मैं बस आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नन ऑफ दीज ओपिनियंस आर माइन, आई हैव गॉट नो क्वालिफिकेशन ऑन थियोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी एंड आई डू नॉट इंटेंड टू प्रेजेंट एनी काइंड ऑफ माय पर्सनल वैल्यू। प्लीज डू नॉट जज कि मैं आई एम अटैकिंग रिलीजन इन एनी कैपेसिटी, no. And if you ask me personally also, religion has lot of relevancy in any society. I genuinely believe that. I genuinely believe that. So अब आगे चलते हैं। So अदर वर्ल्डली ओरिएंटेशन समझे ना, कि अगर घर में चावल नहीं है, बेटी को बुखार है तो जाके पूजा कर रहे हैं, ठीक है, चर्च जा रहे हैं, गॉड से बात, फादर से बात कर रहे हैं कि गॉड कैसे, मतलब हम इस ऐसी परिस्थिति में है, गॉड कैसे मेरी सिचुएशन को चेंज कर देगा। फादर तो आपको रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस में इंगेज कर रहे हैं। नाउ यू, इफ यू कुड रिकॉल Dante Alighieri or Desiderius Erasmus during the stage of ideological changes, ठीक है, अर्ली रेनेसा ईयर्स, इटालियन, याद है डिवाइन कॉमेडी बुक लिखा था इटालियन बंदा। तो मैंने तुमको तब भी बोला था कि दांते डिड नॉट deny existence of God, or Dante did not criticize God. What did Dante attack was church, their mystical practices, ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च के प्रैक्टिसेस जो थे वो। तो बेसिकली रोमन कैथोलिक चर्च लोगों को चर्च के प्रीचिंग में, ठीक है, और चर्च के अराउंड, ठीक है, फेथ के अराउंड इतना ज्यादा एंगेज करके रखता था कि लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर की क्या मर्जी है, ईश्वर ने मेरे लिए क्या डिसाइड किया है, ठीक है। लेकिन प्रोटेस्टेंट एथिक्स ऑन द अदर हैंड, प्रोटेस्टेंटलिज्म क्या बोला, गॉड इनफाइनाइट है। देखो जैसे वेबर इसके लिए नहीं बोलता है सोशल फेनोमेना इज इनफाइनाइट, ठीक है, एंड ऑल एस्पेक्ट कैन नॉट बी कॉम्प्रिहेंडेड बाय अ फाइनाइट सोशियोलॉजिस्ट, सो आइडियल टाइप बना के पढ़ो ठीक है, बस उसी टाइप से प्रोटेस्टेंटिज्म क्या बोल रहा है, गॉड इज इनफाइनाइट। जब गॉड इनफाइनाइट है तो हाउ कैन गॉड बी कॉम्प्रिहेंडेड बाय फाइनाइट माइंड ऑफ पीपल, ठीक है। प्रोटेस्टेंटिज्म बोला गॉड इज इनफाइनाइट, कैन नॉट बी comprehended by finite mind of people. Because it cannot be comprehended by finite mind of people, there is no use in there is no point in putting your time into that, because God has got infinite existence. Therefore there is no point that you indulge in ritualism or mysticism, ठीक है। So
क्या किए, डिस्कार्ड किए, है ना। डिस्करेज किए लोगों को रिचुअलिज्म और मिस्टिसिज्म में इन्वॉल्व होने से, ठीक है। अब इससे क्या फायदा हुआ, दिस एसेंशियली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू, ठीक है, डिस्करेजमेंट ऑफ रिचुअलिज्म और एंगेजमेंट इन मिस्टिसिज्म, दिस एसेंशियली contributed to development of एंटी रिचुअलिस्टिक एटीट्यूड। समाज में एंटी रिचुअलिस्टिक एटीट्यूड फैलने लगा, लोग रिचुअल से डू अवे करने लगे, रादर धीरे धीरे पीपल अर्थली ओरिएंटेशन आ गया कि जब तुमको पूरा टाइम उसमें ईश्वर के इसमें ध्यान नहीं लगाना तो तुमको क्या करना है, तो अपना काम करना है ना, ठीक है। इस जीवन का सोचो, यहां का अभी सोचो, ठीक है, यहां का तुम चीजें को समझो और देखो। सो व्हेन यू people became anti-ritualistic in their attitude, they started favoring development of science, ठीक है, and rational investigations, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, साइंटिफिक आउटलुक बना समाज का, वेबर कहता है ऐसा, ठीक है। लोग रैशनल इन्वेस्टिगेशंस किए, लोग जब रैशनल इन्वेस्टिगेशंस करने लगे तो इससे क्या हुआ कि नए इन्वेंशंस हुए, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, है ना। तो इनोवेशन है कैपिटलिज्म को सूट करने वाला, बताया था ना थोड़ी देर पहले, राइट। तो इसके कारण क्या हुआ, समाज में इनोवेशन होने लगा, लोग इस समाज का सोचने लगे, दिस बूस्टेड, दिस हेल्प्ड कैपिटलिज्म, है ना, दिस बूस्टेड और हेल्प्ड कैपिटलिज्म। सो ये पहला पॉइंट हो गया, तुमको एग्जाम में इतना, ये तो मैं थोड़ा डिटेल में तुमको समझाया, ठीक है। तुमको एग्जाम में बस लिखना है शिफ्ट ऑफ फ्रॉम रिचुअलिज्म एंड अदर वर्ल्डली ओरिएंटेशन टू अर्थली प्रैग्मेटिज्म, लोग बहुत प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक हो गए अपने एटीट्यूड में। दूसरा, चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, ठीक है। पहले ना काम को, कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, हमको इतना काम क्यों करना पड़ रहा है, तो उसका जस्टिफिकेशन कैथोलिक रिलीजन के थ्रू मिलता था कि वर्क वाज सीन एज अ बर्डन, लाइबिलिटी, which people are commanded by God to do because they are paying for their original sins, because they were paying for their original sins, ठीक है। तो पहले जो कैथोलिक एथिक्स था वो क्या कर रहा था, वर्क को, और वर्क को ओरिजिनल सिन से रिलेट कर रहा था, एंड इट वाज रिमाइंडिंग पीपल ऑफ देयर सिंस, ठीक है। इट बेसिकली डिड नॉट ग्लोरीफाई वर्क, तुम समझो, वर्क का ग्लोरिफिकेशन नहीं हो रहा था। प्रोटेस्टेंट एथिक्स इसको चेंज कर दिया, वर्क को प्रेजेंट किया एज वर्च्यू, ठीक है। वर्क इज वर्च्यू, तुम काम करते हो तो उससे गॉड ग्लोरीफाई होते हैं, ठीक है। हार्ड वर्क कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोरी ऑफ गॉड, तुमको गॉड को ग्लोरीफाई कर रहे हो तो तुम 10 घंटा रिचुअल में नहीं लगो, अपना काम करो, तुम जो काम कर रहे हो उससे ईश्वर का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। ईश्वर तुमको बनाए ही है कि तुम काम करो, काम से कुछ क्रिएट करो, तुम कुछ क्रिएट कर दिए तो तुम समझो वो परमात्मा जो तुम्हें यह शक्ति दिया है कि तुम कुछ क्रिएट कर सके, उसके शौर्य को तुम बढ़ा दिए, ठीक है। सो वर्क वॉज सीन एज मीन्स which increases the glory of God, to glorify God,
है ना? Work, Protestant ethics preach that work, it contributes to enhancement of glory of God, it glorifies God. ठीक है? On the other side, ये जो कैथोलिक रिलीजन था, ये जो कैथोलिक एथिक्स था, ये वर्क से लोगों को क्या याद दिला रहा था? ओरिजिनल सिन का, कि तुम्हारा पुराना जन्म का पाप है बाबू, ले लो, झेलो, इसलिए तुम ये कर्म कर रहे हो। अभी इस जन्म में ये कर्म अच्छा से करोगे तो अगला जन्म में सब बढ़िया होगा, या whatsoever. Point was, what Weber uses the term is that Catholic ethics presented work as punitive necessity. ठीक है? Catholic ethics presented work as punitive necessity. Clear? Punitive necessity मतलब कि पनिशमेंट का, एक वर्क आपके लिए पनिशमेंट है। अब देखो, पढ़ना आपके लिए पनिशमेंट है तो आप कितना मोटिवेटेड होते हो काम करने के लिए, लेकिन यही पढ़ना आपके लिए ग्लोरी, शौर्य, तो फिर पढ़ाई के लिए आप ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हो। कोई भी काम करने के लिए अगर उस काम को प्रैक्टिस करने से ही आपको ये बोल दिया जाए कि ग्लोरिफिकेशन हो रहा है ईश्वर का, तो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क इन्फ्यूज कर दिया ना प्रोटेस्टेंटिज्म लोगों में, है ना? ये तो प्यूनिटिव नेसेसिटी बोला था कि तुम्हारे जो ओरिजिनल सिंस है तुम उसके लिए पे कर रहे हो, ठीक है? इट रिमाइंडेड पीपल ऑफ देयर ओरिजिनल सिंस, ठीक है? बट प्रोटेस्टेंट एथिक्स रादर ग्लोरिफाइड वर्क, ठीक है? प्रोटेस्टेंट एथिक्स बिलीव प्रीच दैट वर्क इज वर्च्यू, ठीक है? एंड दिस चेंज द एटीट्यूड्स of people towards work. People develop positive attitude towards work, and they also developed a belief that work leads to glorification of God. So we don't need to involve whole day, we don't need to get involved into ritualistic practices or giving various services to church. Rather, if we conduct our work with honesty and hard work, it is going to justify my position and it will also glorify my God. तो तुम काम कर्म के थ्रू ईश्वर की पूजा करो, तुमको ईश्वर का पूजा करना, काम करो. Next, the concept of calling. अब लोग रिचुअल करके समझना चाहते हैं, रिचुअलिक सैक्रिफाइसेस, रिचुअल्स, ठीक है, चर्च वर्च को सर्विस देके लोग समझना चाहते हैं। वेबर को लगता था कि लोग पहले समझना चाहते थे अपने लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी था उनके जीवन के बारे में, उनका डेस्टिनी क्या है, ठीक है, कि वो स्वर्ग जाए, मतलब हेल जाएंगे या हेवन जाएंगे, ठीक है। प्रोटेस्टेंट एथिक्स हैड अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग। लोग अपना पूरा लाइफ डेडिकेट कर देते थे इस क्वेश्चन का आंसर सीख करने में कि उनका भविष्य क्या है ना, मेरे साथ क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हमको सैल्वेशन मिलेगा कि नहीं। तो अब लोग पंडित जी को खाना खिला रहे हैं, हाँ गंगा में नहा के आइए, आपको पाप धुल जाएगा, ठीक है, उसको पंडित जी को खाना खिलाइए, ठीक है, स्वर्ग में जाइएगा। मतलब मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां का तुमको समझ में आएगा। नाउ रिलेटेड टू Protestant ethics, so basically when we related to Protestant ethics, what we realize is that Protestant ethics proposed a concept of, especially John Calvin, ठीक है, Calvinism proposed a concept of predestination. This meant कि your destiny is already written. सनातन धर्म को मैं इसलिए ना ओवरआर्चिंग एक रिलीजन बोलता हूँ, हर वैल्यूज आपको सनातन धर्म में एकोमोडेटेड दिखेगा, ये वैल्यू भी देगा, प्रीडेस्टिनेशन। तो सुनते आए हुए बहुत लोग ये भी बोलते कि तुम्हारा भाग्य तो पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली सिमिलर कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि डेस्टिनी वेदर यू आर गोइंग टू हेल और हेवन, ठीक है, इट्स ऑलरेडी रिटन। It's already written. Clear? Over the period of time, through this preaching of predestination, Protestant ethics was successful in infusing the value or successful in infusing the belief that every soul that exists
इज प्रीडेस्टिन्ड एट बर्थ, मतलब जन्म में ही उसका भाग्य लिखा जा चुका है, ठीक है। एवरी सोल इज, कि कहां जाएगा, हेल जाएगा कि हेवन जाएगा। तो जब पहले से ही लिखा हुआ है तो ये रिचुअल रिचुअल में काहे टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। तुम ये सब कितना टाइम पास करोगे, उससे चेंज नहीं होने वाला है बाबा तुम्हारा भाग्य। काम कर लो, ठीक है। ऐसे सोचो, किसका एग्जाम में होना है किसका नहीं होना है पहले ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सोच सोच के डरना कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, आईएएस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये सब सोचना बंद करो। पढ़ाई कर लो, ठीक है, पढ़ाई कर लो। इस तरीके की बात वो कह रहा है, ठीक है। Protestantism, especially Calvinism, preach that there is nothing that individual in their capacity can do in this life which would change their ultimate fate. लोग अपने अल्टीमेट फेट को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनकी जो अल्टीमेट फेट है, उनका जो भाग्य है, it can't be changed by any actions of people in this life. ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये दोनों हो गया ना। अच्छा, तो वर्क इज वर्च्यू से इसको तो मैं कनेक्ट कर दिया था ना कैपिटलिज्म से, कैसे हुआ कि देयरफॉर लोग साइंटिफिक रैशनल एटीट्यूड डेवलप कर लिए थे, इसको नहीं किया था ना। तो बेसिकली वर्क को वर्च्यू की ओर दिखाने लगा, लोगों का एटीट्यूड वर्क के प्रति चेंज हो गया। तो नाउ पीपल वेयर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स देयर वर्क, ठीक है, suitable for capitalism because it will increase improve productivity। कैपिटलिज्म को डिसिप्लिन वर्क चाहिए, ठीक है, हार्ड वर्क चाहिए और डिसिप्लिन वर्क चाहिए, क्लियर। तो ये भी लोगों में डिसिप्लिन इन्फ्यूज कर रहा है। नेक्स्ट, हाँ, तो मैं एक बता रहा था कि लोग अपने कैपेसिटी में इस जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं उनका फेट को चेंज करने के लिए, बट उनको यह पता चल सकता है कि वो कहां, लिखा ऑलरेडी हुआ है कि वो हेल जा रहे हैं या हेवन जा रहे हैं, लेकिन उनका सैल्वेशन तय है कि नहीं है, वो हेल जा रहे हैं कि हेवन जा रहे हैं। ये चीज लोग पता कर सकते हैं कैसे, बाय चूजिंग अ वोकेशन, बाय सेलेक्टिंग अ वोकेशन एंड बीइंग सक्सेसफुल इन वर्क, ठीक है। तो तुम किसी काम को चूज करो और फिर अगर उसमें सक्सेसफुल हो तो तुम समझ जाओ कि तुम सैल्वेशन डिजर्व कर रहे हो, ठीक है। तो लोग, सब कोई आदमी खलिहर नहीं बैठेगा। अगर उसको तुमको जानना है तुम्हारा फेट क्या है, फेट ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन अगर फेट जानना है कि क्या है तो काम करो, चूज अ वोकेशन, चूज अ वोकेशन एंड be successful in work. If you choose your vocation, if you become successful in your work, you will be able to know, ठीक है, this way तुमको पता चल सकता है, you will be able to know whether you are the chosen one for salvation or not, ठीक है। तुम स्वर्ग जा रहे हो कि तुम नर्क जा रहे हो, हेल जा रहे हो, हेवन जा रहे हो, या तुम कहीं नहीं जा रहे हो, ये एस्पेक्ट। तो इससे कैपिटलिज्म को कैसे फायदा होगा, इट मोटिवेट्स पीपल फर्दर to choose a work and strive their best to achieve excellence in that. So it is spreading culture of excellence in society. People are trying their best, striving hard
to develop this understanding that society cannot decide your fate by suggesting or enforcing certain rituals on you, certain practices on you. Rather, your fate is already written. However, if you are so inquisitive, if you're so curious that you want to know your fate, what do you need to do? Go ahead, work, choose a vocation and try to be successful. If you're successful, you will be able to know at least whether you're the chosen one for your salvation or not. So this new doctrine, ये क्या किया, ये लोगों को बहुत ज्यादा exhort किया to see gainful enterprises, ठीक है, accumulate wealth, ठीक है, prove themselves successful in order to comprehend their destiny, ठीक है, prove themselves successful. Because of this, what is happening, that people became motivated to seek gainful enterprises. Next, honesty to one's calling. तो one's calling, concept of calling क्या हो गया कि choosing the vocation, क्योंकि predestination का concept है, मतलब तुम you're already destined, your destiny is already written. तो तुम जो वर्क तुम चूज करते हो उसके थ्रू तुमको पता चलेगा, ये कॉन्सेप्ट है कॉलिंग का. और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑनेस्टी टू कॉलिंग. मतलब इसका मतलब तुमको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग के थ्रू ये नहीं, काम करने बोला ठीक है, कोई काम कर लेते हैं, ऑफिस गए कहीं नौकरी ले लेते हैं, ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं, बस अलाली काट रहे हैं, ठीक है, वो अलाली काट रहे हैं अगर आप, सो दैट विल नॉट enable you to know your fate. You should be honest towards your vocation. One must be, Protestant ethics क्या preach किया कि one must be very honest and true to one's work, one's profession, है ना. ये कैपिटलिज्म को कैसे सूट कर रहा है, ये लोगों को मोटिवेट कर रहा है एफिशिएंट वर्कर बनने के लिए, एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए, ठीक है, ये लोगों को बेसिकली मोटिवेट कर रहा है एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए, ठीक है. तो हार्ड वर्क तो आएगा ही, साथ में फोकस प्रोडक्टिविटी पे भी आ जाएगी, ठीक है, कि पूरी ईमानदारी के साथ टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करो, ठीक है. तुम लेबर हो, फैक्ट्री में घुसे हो, तो तुम पूरा टाइम शरीर में जितना जोड़ है उतना जोड़ लगा के जितना अपना काम कर सकते हो करो और फिर जाओ और सो, ठीक है. खाली मतलब मशीन की तरह काम ही करते रहो, क्रिएटिविटी मार लो अपना. एनीवेज, नो पर्सनल कमेंट शुड बी मेड. चलो, तो बेसिकली इट मोटिवेटेड पीपल. वेबर का मानना है कि इस वैल्यू से क्या हुआ कि जब if people are honest or if people are true to their calling, therefore they are going to be completely dedicated towards their work in a disciplined manner, something which was extremely contributing to the growth of capitalism, ठीक है, spirit of capitalism, according to Max Weber. Weber believed that Ishwar, God, they always choose, God chooses always the honest ones. वेबर ये बिलीव नहीं करता था, ये फिर से वेबर बोलता है कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स ये सिखाता है कि ईश्वर ठीक है अपने किंगडम के लिए ईश्वर ऑनेस्ट लोगों को चूज करता है. तो
अगर आप ऑनेस्ट है अपने वर्क के प्रति तो फिर धीरे धीरे आपको अपना फेट पता चलने लगेगा। ठीक है, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने तो लोग अगर बेईमान होने लगेगा तो लोगों को लगेगा अरे इसका मतलब ईश्वर हैज नॉट चोजन मी। तो अगले दिन फिर से नहीं 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 कल गलती कर दी, आज से हम यहाँ से ना रोज मेहनत करेंगे, फुल ऑनेस्टी के साथ मेहनत करेंगे। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट वाज आल्सो contributing to growth of capitalism. Next was new attitude towards collection of interest and loans. ठीक है, new attitude towards collection of interest and loans. Now there were various religions who did not promote interests on lending. The classical Catholicism, ठीक है, जो ट्रेडिशनल या क्लासिकल कैथोलिसिज्म था, इट ऑल्सो प्रोहिबिटेड कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ठीक है, ठीक है, क्लासिकल कैथोलिसिज्म क्या बोल रहा है, कैपिटलिज्म क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। इट इज टॉकिंग अबाउट कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इसको प्रोहिबिट कर रहा है। व्हाट इज इट डूइंग? प्रोहिबिटिंग इट। Prohibiting collection of interests on loans. So people would not be motivated to lend. ठीक है, लेंडिंग के लिए मोटिवेट नहीं होंगे, रादर वो उसको खुद कंज्यूम कर जाएंगे। ठीक है, बोलता है वेबर, बट कैल्विनिज्म क्या किया? इट बिलीव्ड दैट वेल्थ शुड बी यूज्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। ठीक है, कैल्विनिज्म जो है वही प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो है वो क्या प्रमोट किया? Calvinism promoted that work should be used for productive purposes. When we say that work should be used for productive purposes, that means that sorry, work nahi, wealth. My bad. Wealth should be used for productive purposes. वेल्थ से तुम प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, है ना? वेल्थ को ऐसे रखे मत रहो आइडल। ठीक है, ना ही उसको आइडल रखे रहो, ना ही तुम उसको अपने सुख के लिए यूज करो। तो लोग पैसा जो वेल्थ अक्वायर करते थे उसको री इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। दिस helped capitalism because capitalism for its growth required development of debt instruments, है ना? लोन, ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब क्या करती थी? डेट इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत अच्छे से यूज की थी अपने वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बैंक से लोन लेके जाते थे और फिर प्रॉफिट कमा के वापस बैंक को लोन वापस देते थे। ठीक है, विथ इंटरेस्ट बैंक को भी पैसा दे देते थे, तो लोग भी पैसा कमाए, मतलब वेल्थ कमाए, और बैंक भी वेल्थ कमाया। सो दिस वैल्यू कि wealth should be used for productive purposes, it enabled people to collect interest on loans, because it is by collection of interest on loans production capital is becoming increased, capital is being increased, therefore some level of productivity is gained. Also the loan which was raised, you know, it was either used for research and development for some inventions, or for conducting trades, or for conducting manufacturing processes, which was further producing goods which was sold in society. So people felt that they are giving this money as loan
for production of any item which is finally going to serve society. So it is going to be used in a productive act. है ना? So this suited capitalism as it led to growth of debt instruments. Another point that Protestant ethics made was that it promoted ascetic living. Ascetic living का मतलब सात्विक जीवन, ठीक है, सिंप्लिसिटी. मिनिमलिज्म. सिंप्लिसिटी, मिनिमलिज्म, है ना, डूइंग अवे विथ extravagant and luxurious pursuits in life. ठीक है, मतलब ये लोगों को थोड़ा मोटिवेट किया कि आप सिंपल जीवन जिए, ठीक है, सात्विक जीवन जिए, लग्जरी या एक्स्ट्रावेगेंस वाला लाइफ, अय्याशों वाला जीवन ना जिए. सो इट ऑल्सो कैसे, सो बेसिकली कैल्विनिज्म इट प्रोहिबिटेड कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल. ठीक है, प्रोहिबिटेड वेबर बोलता है कि प्रोहिबिटेड, ठीक है, consumption of alcohol. By prohibiting consumption of alcohol, this led to discouragement of extravagant pursuit. People believed that money should only be used for productive purposes. ठीक है, money और wealth should not be used for merriment. Money and wealth should not be used for merriment. मतलब अपने आप को प्लीज करने के लिए, है ना, अपना एंजॉय करने के लिए, अय्याशी करने के लिए, उसके लिए पैसा आप नहीं यूज करिए. आप अपने पैसे को बचाइए. एस्थेटिक जीवन, सात्विक जीवन अगर जीना है मतलब आपका खुद पे खर्चा बहुत कम, तो पैसा क्या हुआ, पैसा बचा, तो उस पैसा को उठा के आप क्या करिए, दोबारा लगाइए. कहां लगाइए, इन्वेस्ट करिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए. मनी शुड नॉट बी, वेल्थ शुड नॉट बी एक्यूमुलेटेड फॉर enjoyment. ठीक है, rather if you have to seek satisfaction in life, do away with merriment. Rather seek satisfaction by producing more. By producing more. The more you produce, the better you are going to be. लास्ट जो बोलता है, लास्ट जो इंपॉर्टेंट, ऐसे तो और 4-5 है बट इतने काफी हैं. ठीक है, 250 मार्क्स पे इसमें कवर हो जाएगा, 250 वर्ड्स भी कवर हो जाएगा, 150 तो होगा, और सारे इंपॉर्टेंट हमने कवर कर लिया. लास्ट जो वेबर इंपॉर्टेंट को रिलेशन प्रोटेस्टेंट वैल्यू और कैपिटलिज्म में पॉइंट आउट करता है, इसकी सिंस प्रोटेस्टेंट एथिक्स इट रिजेक्टेड रिचुअल प्रैक्टिसेस. देखो, रिचुअल में क्या होता है, टाइम लगता है ना,
मान लो हमको पूजा पाठ करना है पूरा रिचुअल राइट्स के साथ, तो हमको 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा, कभी कभी पूरा दिन लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब ये होली थ्रेड सेरेमनी होता है ना, जेनो, गर्मी छुट्टी में करवाया जाता है, क्योंकि भयंकर रिचुअल है। पहले एक दिन कुछ होगा, जब वो मंडप टाइप का कुछ बनता है वो होगा, देन फिर तुम्हारा एक दिन पहले मुंडन होगा, फिर उसके बाद जनेऊ वाला दिन होगा, उसके बाद 3-4 दिन तक भी कुछ कुछ चलता रहता है। 10-15 दिन का तक कुछ कुछ रिचुअल्स चल रहा है। आदमी को उन प्रैक्टिसेस को कंडक्ट करने के लिए छुट्टी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इतने कॉम्प्लेक्स और इतना टाइम टेकिंग है। शादी करना है तो छुट्टी लेना पड़ेगा ना जी। 10 मिनट में शादी निपटा के कोर्ट में ही आ पाते हैं, रिचुअल तरीके से थोड़ी, है ना। रिचुअल्स आर टाइम टेकिंग। प्रोटेस्टेंटिज्म इज अटैकिंग रिचुअल्स, ठीक है। इट डिस्करेज्ड एकोमोडेशन ऑफ राइट्स एंड रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस इन आवर लाइफ। देयरफॉर क्या होता था कि दिन भर, मतलब जो कैथोलिसिज्म था, कैथोलिक कैलेंडर में बहुत सारे हॉलीडेज होते थे। मैं आना कहां चाह रहा हूं, कैथोलिक कैलेंडर में बहुत सारे हॉलीडे होते थे, क्योंकि रिचुअल्स को आप प्रैक्टिस करोगे, आपका दिन भर लग जाएगा, तो हॉलीडे। प्रोटेस्टेंट एथिक्स रिचुअल्स को डू अवे किया, और तुमको 3 चीज बताया था कि 3 तरीके से तुम 3 मेजर वैल्यूज प्रोटेस्टेंटिज्म के। पहला, वन स्क्रिप्चर, दूसरा जस्टिफिकेशन बाय फेथ, तीसरा यूनिवर्सल प्रीस्टहुड। बाय वर्च्यू ऑफ यू बीइंग बिलीवर एंड रीडिंग बाइबल, यू आर ऑल्सो अ प्रीस्ट। चलो हो गया, तुम फेथ मानते हो, हाँ, तो तुम खुद पंडित, जाओ अब काम करो। दिस वॉज वर्क वॉज ऑल्सो प्रोमोटेड एज वर्च्यू, याद है। तो देर वॉज रिजेक्शन ऑफ हॉलीडेज इन प्रोटेस्टेंट एथिक्स, द एंटी रिचुअलिस्टिक एटीट्यूड that was promoted by Protestant ethics, which allowed people to do away with worshipping whole day. Rather, Protestant ethics used to glorify work. It presented work as virtue. अच्छा, तुम वो ईश्वर को खुश करना है, तुम रिचुअल मत करो, जाओ जाओ काम करो, ठीक है। काम से होगा ग्लोरिफिकेशन ऑफ गॉड। द मोर ऑनेस्टली and with the greater intensity that you are going to work, more glorification God is going to gain from your end. So just avoid these rituals and focus on your work. तो हॉलीडे कम, तो प्रोटेस्टेंट कैलेंडर्स में बेसिकली कम छुट्टी, क्या था, रिजेक्शन ऑफ हॉलीडे था, छुट्टियां कम थी। और क्योंकि छुट्टियां कम थी, मोर नंबर ऑफ वर्किंग डेज, more number of working days. जिस रीजन से मैं आता हूं, है ना, मिथिला रीजन, दशहरे के वक्त में आपको षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी, 4 से 5 दिन की छुट्टी मिलती है, और उसके बाद भी कुछ दिन की छुट्टी मिलती है। फिर दीपावली के वक्त, दीपावली, भाई दूज और छठ, सबका छुट्टी मिलता है। जब कंपनी में काम कर रहा था ना, तब पता चला दीपावली के एक दिन भी अगर मेरे को ऑफ करना है, तो उसके लिए लीव पहले से ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि काम चलेगा। कुछ लोग होगा जो दिवाली के दिन भी काम करेगा, ठीक है। छठ, भाई दूज, दुर्गा पूजा, ये तो भूल ही जाओ। कैपिटलिज्म तभी तो वर्क करेगा। तुम देखो किसी भी कंपनी का कैलेंडर, नंबर ऑफ हॉलीडेज कम होते हैं। सो बाय रिजेक्शन ऑफ हॉलीडेज इट वाज मोर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, बिकॉज मोर नंबर ऑफ वर्किंग डेज, विथ मोर नंबर ऑफ वर्किंग डेज इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन सिस्टम
रुकना नहीं चाहिए भैया, प्रोडक्शन सिस्टम चलता ही रहना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी मस्ट बी देयर। इसके अलावा एक और पॉइंट था विच वाज दैट प्रोटेस्टेंट एथिक्स इट स्ट्रेस्ड ऑन मास एजुकेशन, मास लेवल पे लोगों को पढ़ाइए, ठीक है। इट बिलीव्ड दैट सोसाइटी इन सोसाइटी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी मस्ट बी एजुकेटेड, ज्ञान का प्रमोशन किया, ठीक है, प्रमोशन ऑफ लिटरेसी एंड मास एजुकेशन। मिशनरी वर्क्स के लिए भी वर्क किया, ये तो ऑल्दो कैथोलिसिज्म भी करता था, ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है। एंड प्रमोशन ऑफ नॉलेज। इसके कारण क्या हुआ, मास एजुकेशन जो ये प्रमोट करता था, लिटरेट लोगों को बनने के लिए कोशिश किया, इसके कारण स्किल्ड लेबर, मैनेजरियल लेबर चाहिए होगा ना, मैनेजरियल वर्कर चाहिए होगा ना कैपिटलिज्म के लिए, है ना, स्किल्ड लेबर भी डेवलप होने लगा। ये जो स्किल्ड लेबर है ये इक्वली इंपॉर्टेंट था कैपिटलिज्म के लिए, बिकॉज इट विल बूस्ट द एफिशिएंसी एंड इट विल हेल्प द प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम इन एन एफिशिएंट मैनर विल बी डन बाय दीज स्किल्ड लेबर्स। तो ये अब थोड़ा एफिशिएंट और स्किल्ड लेबर भी कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने लगा, तो इस तरीके से भी कैपिटलिज्म बूस्ट होने लगा। सो दिस वाज बेसिकली हाउ वेबर कोरिलेट्स प्रोटेस्टेंट एथिक्स टू स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। लेट अस लुक एट क्रिटिसिज्म। सबसे पहला एक क्रिटिसिज्म जो देता है आर.एच. टॉनी। आर.एच. टॉनी, according to Tony, Weber's work was too narrow on empirical basis, ठीक है। वेबर का वर्क का जो एम्पेरिकल बेसिस था वो बहुत नैरो था, ठीक है। वो बोलता है कि Weber's empirical basis of Weber's work is too narrow. When he says so, what Weber over here has done is that Weber has created an ideal type looking at capitalism of 19th century and early 20th century of Western Europe, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में स्टडी किया। और उसमें भी बोलता है कि वेबर के स्टडी में एक सब्जेक्टिव बायस है। वेबर खुद ऐसे फैमिली में आता है, उसकी मॉम प्रोटेस्टेंट एथिक्स को फॉलो करती है। वेबर अपने वर्क के थ्रू प्रोटेस्टेंट एथिक्स को ज्यादा क्रेडिट दे रहा है फॉर ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, है ना। वेबर अपने वर्क के थ्रू प्रोटेस्टेंट एथिक्स को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहा है। बोला कि अगर तुम यूरोपियन सोसाइटी में भी देखोगे, अगर तुम वेस्टर्न यूरोप फॉर दैट मैटर भी देखोगे, तो वहां पे बहुत सारे ऐसे तुमको एम्पिरिकल एविडेंसेस मिलेंगे जो तुमको हाईलाइट करेंगे कि जरूरी नहीं है कि इन सब के बीच में कुछ रिलेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, टॉनी हैड कंडक्टेड अ स्टडी इन इंग्लैंड। नाउ इंग्लैंड वाज सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। इंग्लैंड से शुरू हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब बोलता है
it had also come among those Englishmen. Capitalism also grew in those Englishmen who did not believe in concept of predestination, है ना? England was center, ठीक है? Many people did not believe in predestination. When they did not believe in predestination, so it became more clear to the people that there is less relation between religious value and the growth of capitalism. ठीक है? इतना ही नहीं, वो बोला कि इंग्लैंड के कुछ एरिया में जाओगे तो तुमको दिखेगा कि ट्रेडिशनल या क्लासिकल कैथोलिसिज्म नहीं है, बल्कि मॉडर्न कैथोलिसिज्म है। ठीक है? बोलता है कि बाद में कैथोलिसिज्म में भी चेंजेस आ गए। ठीक है? मॉडर्न कैपिटलिज्म क्या हुआ, जब प्रोटेस्टेंट एथिक्स पॉपुलर होने लगा तो कैपिटलिज्म भी अपने आप को एडजस्ट, ये कैथोलिसिज्म भी अपने आप को एडजस्ट किया, और मॉडर्न कैथोलिसिज्म अपने अंदर बहुत सारे प्रोटेस्टेंट एथिक्स के वैल्यूज को लिया, जो कि डिफरेंट था क्लासिकल या ट्रेडिशनल कैथोलिसिज्म से। तो ये जो मॉडर्न कैथोलिसिज्म डेवलप हुआ, इट बिलीव्ड in some of the values which was also present in Catholicism, which was also present in Protestantism. Yet in those areas, capitalism did not grow. उसके ऊपर एक और क्रिटिसिज्म जो टॉनी दे रहा है, वो ये बोल रहा है कि बेसिकली प्रोटेस्टेंटिज्म, कि वेबर अपने वर्क के थ्रू ये प्रूव करना चाह रहा है कि प्रोटेस्टेंटिज्म हैज लेड टू रैशनैलिटी ऑफ और रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। बट रियलिटी यह है कि रेनेसा के टाइम से रैशनलाइजेशन एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में। ही सेज कि रेनेसा के टाइम से क्या हुआ, धीरे धीरे स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आया। जब स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आया, लोग क्वेश्चन करने लगे चीजों को, लोग क्वेश्चन करने लगे चीजों को, तो रिलीजन को भी क्वेश्चन करने लगे, चर्च को भी क्वेश्चन करने लगे, और उस क्वेश्चन करने के एटीट्यूड से प्रोटेस्टेंटिज्म जन्म हुआ। तो वेबर अपने वर्क से दिखा रहा है कि समाज में रैशनलाइजेशन हो रहा है प्रोटेस्टेंट वैल्यू के कारण, लेकिन रियलिटी यह है कि रैशनलाइजेशन का ही बाय प्रोडक्ट है प्रोटेस्टेंटिज्म। तो वेबर का जो लिंक है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ठीक है? इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज Lawrence Stone. Lawrence Stone had conducted a study in England. ठीक है? When he conducted the study in England, he concluded, अब तुम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लियोगे या नहीं पढ़ोगे तो आगे पढ़ोगे, तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको पता होगा ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है? और उसके अलावा इंग्लिश सोसाइटी बहुत पहले, वन ऑफ द फर्स्ट था अपना मैग्ना कार्टा
डिक्लेयर करने वाला। अब फ्री ट्रेड के लिए जो ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स थे वो बहुत सारे एक्शंस ले रहे थे। वन ऑफ दोज एक्शंस वाज दैट चार्टर्स प्रमोट कर रहे थे, इफ यू कुड रिकॉल, है ना, चार्टर्स इशू होते थे। फॉर एग्जाम्पल 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दिया था। तो लॉरेंस स्टोन का मानना है कि भैया प्रोटेस्टेंट एथिक्स नहीं, ब्रिटिश एरिस्टोक्रेसी जो है वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, he believed that it is the British aristocracy which is responsible for rise of capitalism and not Protestant ethics. Clear? And not Protestant ethics. Done. Next, मिल्टन सिंगर। नाउ मिल्टन सिंगर और मैकिम मैरियट ये हम लोग पढ़ते हैं पेपर 2 में। इनका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सलाइजेशन और पैरोकियलाइजेशन का। यही मिल्टन सिंगर ये इंडियन सोसाइटी पे ना काफी स्टडी किया है मिल्टन सिंगर। तो मिल्टन सिंगर का कहना क्या है कि, और ये सदर्न इंडिया में स्टडी कंडक्ट करते थे, ये बोला कि मद्रास, उस वक्त में मद्रास प्रोविंस होता था, तो मद्रास प्रोविंस में एक चेटियार्स थे। जो चेटियार्स होते थे उनका एक बहुत बड़ा सिमिलैरिटी था कैल्विनिज्म से। बोलते थे कि चेटियार्स के जो वैल्यूज थे बहुत सारे वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल वर्क इज वर्च्यू, ठीक है, प्रीडेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट, बीइंग नॉन रिचुअलिस्टिक, ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट, वेल्थ शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एक्स्ट्रावेगेंस, वो वाला कॉन्सेप्ट। तो कैल्विनिज्म, इट वाज क्वाइट सिमिलर टू कैल्विनिज्म। येट चेटियार्स बहुत सालों तक पुअर रहे, ठीक है, और इनमें कैपिटलिज्म तो ग्रो नहीं किया। इंडिया में भी उस वक्त में कैपिटलिज्म ग्रो नहीं किया, ऑल्दो, ठीक है, वेबर ने अपना आर्ग्यूमेंट दिया है कि कैसे जूस हैड ऑल द मटेरियल टू ग्रो, क्योंकि लेकिन जूस ग्रो नहीं किए क्योंकि वहां पे कुछ इश्यूज थे। उनके साथ क्या इश्यूज वो बताता है वेबर कि एक तो उनका अपना कंट्री नहीं था, अपना कंट्री नहीं था तो अपने वैल्यूज को वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर पाए, ठीक है, कोई, क्योंकि देयर वाज नो जूश स्टेट, तो वो लीगल रैशनल अथॉरिटी एस्टैब्लिश, अपने वैल्यूज को अगर इंस्टीट्यूशनलाइज करते, लीगल रैशनल अथॉरिटी एस्टैब्लिश करते, तभी तो वो अपने विजन से कैपिटलिज्म को ग्रो कर पाते। तो बोला कि इसीलिए वो वैल्यूज होने के बावजूद यूरोप, ऑल्दो अमेरिकन सोसाइटी में देखो जूस का कितना ग्रोथ हो रखा है, यूरोपियन सोसाइटी में बोला कि एक तो वो रीजन है कि उनके पास अपना स्टेट नहीं था, तो वो लीगल रैशनल अथॉरिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर पाए अपने वैल्यूज को, वरना उनके पास पूरा मटेरियलिज्म था, पूरा मटेरियल था कैपिटलिज्म का, क्योंकि उनके जूश वैल्यूज जो है वो पूरे सिमिलर है आपको, वो भी दैट इज इन लाइन विद कैपिटलिज्म एंड इट वुड हैव बूस्टेड कैपिटलिज्म अमंग जूस ऑफ यूरोप। और उसका दूसरा रीजन ये बोलता है कि यूरोप में एक एंटी सेमिटिज्म, मतलब जूस को बेसिकली मारने का एक चलन चला था, जूस के अगेंस्ट अनफॉर्चुनेट उनका हिस्ट्री ऑफ हॉलोकॉस्ट रहा है, अटैक अगेंस्ट जूस। तो वही बोला है कि जूस के अगेंस्ट एक एंटीसेमिज्म वेव चला हुआ था यूरोप में, दैट वाज द अदर रीजन कि जूस वहां पे ग्रो नहीं कर पाए। उसी प्रकार से वेबर अपना एक्सप्लेनेशन ये देता, वेबर ने अपना आइडियल टाइप जब बनाया है तो वो कुछ एक्सप्लेनेशंस देता है, जैसे कि टाओइज्म और कन्फ्यूशियनिज्म जो इसका है चाइना का, चाइनीज रिलीजन, वहां चाइना में क्या बोलता है वेबर कि वो मॉडर्न कैपिटलिज्म के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं था, थोड़ा मोड़ा कैपिटल के लिए सूटेबल था। बोला कि वेबर के पास, चाइना के पास बहुत अच्छा लेबर पावर था, ठीक है, लेकिन चाइनीज सिस्टम जो था वो बहुत ज्यादा
किनशिप के बेसिस पे बेस्ड था। चाइनीज सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेजरली किनशिप, चाइना आज का चाइना से इमेजिन मत करो, वेबर ने जब एक्सप्लेनेशन दिया है उस टाइम के एक्सप्लेनेशन से सोचो। चाइनीज सोसाइटी जो था वो किनशिप में के बेसिस पे ऑर्गेनाइज था, तो रिश्ता रिश्ता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था। तो आप जिस ऑनेस्टी से वर्क चाहोगे, ठीक है, हाई नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स चाहोगे, ठीक है, या हाई लार्जर नंबर ऑफ वर्किंग डेज चाहोगे, तो वो आपको चाइनीज सोसाइटी नहीं दे पाती है। ठीक है, उसी प्रकार से वो बोलता है इंडियन सोसाइटी में हिंदुइज्म रिलीजन भी सूटेबल नहीं है आपको इसके लिए, रिलीजियस ग्रोथ के लिए। ठीक है, वेबर ने अपने काउंटर एक्सप्लेनेशंस दिए हैं, बोलता है कि ये हिंदू रिलीजन जो है वो आपको स्पिरिचुअल परसूट्स पे ज्यादा ध्यान देता है, ठीक है, आपको सेटिएशन वाले गोल देता है, देयरफॉर लोग जो है दे आर, एंड इट इज वेरी रिचुअलिस्टिक। ठीक है, इट इज वेरी रिचुअलिस्टिक सोसाइटी, बिकॉज इट इज वेरी रिचुअलिस्टिक देयर इज ऑल्सो प्रैक्टिस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। तो मतलब मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि हिंदू सोसाइटी में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है तो आप हर तरह के लेबर फोर्स के साथ काम करने को तैयार नहीं हो। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी ऐसे सोसाइटी का लो होता है। वेबर ने दिया है क्रिटिसिज्म, लेकिन उसके अगेंस्ट काउंटर क्रिटिसिज्म भी पूरा चला है। ठीक है, वेबर को बोलते हैं कि विद इन इंडियन सोसाइटी आप देखो सिंधी, ठीक है, जैन, ठीक है, सिख, गुजराती हिंदूज, है ना, मारवाड़ी हिंदूज, उनमें कैपिटलिज्म का काफी ज्यादा बूस्ट दिखा है। बाद में ये आंद्रे बेत्ते प्रेजेंट करता है उसको, एक क्रिटिसिज्म। तो वेबर ने अपनी आर्मचेयर थ्योरी बनाई है और ग्राउंड रियलिटी से उसकी जो थ्योरी है दूर है। हाउएवर वेबर अपने आप को हमेशा एक ही चीज बोल के प्रोटेक्ट कर लेता है। क्या बोलेगा? मेरा आइडियल टाइप है, तुम बना लो अपना आइडियल टाइप। तो आइडियल टाइप वेबर को प्रोटेक्ट कर देता है। एनीवेज, तो मिल्टन सिंगर वही काम करता है। मिल्टन सिंगर ने चेटियार्स की स्टडी की, चेटियार्स ऑफ मद्रास की जब स्टडी की, वो पाया कि उसमें कुछ वैल्यूज हैं जो कि सिमिलर है कैल्विनिज्म से। ठीक है, तो जब वो सिमिलर है कैल्विनिज्म से, तो फिर क्यों नहीं इनमें भी कैपिटलिज्म लाइक वेस्टर्न यूरोप ग्रो किया। देयरफॉर वेबर जो एनालॉजी बना रहा है वो कंप्लीटली सही नहीं है। ठीक है, अब है बेंडिक्स एंड लिपसेट। बेंडिक्स एंड लिपसेट भी एक अच्छा आर्गुमेंट देने की कोशिश करते हैं। बेंडिक्स एंड लिपसेट बोलते हैं कि जर्मनी में जब कैपिटलिज्म आया है तो ये कैल्विनिज्म का इसमें रोल नहीं है, ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स से बूस्टेड नहीं हुआ है। ठीक है, ये बोलते हैं कि कैपिटलिज्म अराइव्ड और गॉट बूस्टेड क्योंकि जर्मनी अपने सराउंडिंग, अपने नियर बाय दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशन में ऑलरेडी थी, बिकॉज ऑफ क्रॉस कंट्री, बिकॉज ऑफ क्रॉस कंट्री रिलेशंस, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। जर्मनी में जो कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ है उसका कारण यह है कि अपना दूसरी कंट्री से जर्मनी अपना रिलेशन रखता है। तो इनका आर्गुमेंट है कि कैपिटलिज्म का ग्रोथ हुआ इंग्लैंड में और धीरे धीरे दूसरे दूसरे कंट्रीज में स्प्रेड करने लगा। सो द वैल्यूज of capitalism and substance of capitalism was not borrowed by from Calvinism. Rather, he says that they say that values of capitalism, values and substance of capitalism, rather they say that values and substance of capitalism is borrowed from other countries. Is borrowed from other countries. ठीक है, सो ये भी एक क्रिटिसिज्म देते हैं।
वेबर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है बोल के कि जो आइडियल टाइप है मेरा, तुम भी अपना आइडियल टाइप बना लो। अब इसके अलावा और कुछ अकाउंट है जिसपे वेबर को गाली दिया जा रहा है। वेबर क्या बोल रहा है, एक अगर तुम यहां पे देखो तो एसेटिक लिविंग बोलता है कि कैल्विनिज्म जो है वो प्रमोट कर रहा है एसेटिक लिविंग की, एकदम मिनिमलिज्म में जियो। एसेटिक लिविंग के कारण लोग क्या करेंगे, पैसा को लगा देंगे मार्केट में। कल कोई मेरे को बोला था ना, शायद अमित बोला था या शिवम, कोई तो पूछा था कि सर इसको बुर्जुआ मार्क्स क्यों बोलते हैं। ये कैपिटलिज्म को सिर्फ बुर्जुआ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है। कैपिटलिज्म को एक्चुअली में ग्रो करने के लिए बच्चा क्या हुआ, कैपिटलिज्म को एक्चुअली में ग्रो करने के लिए तुमको लगता है कि सिर्फ तो कैपिटलिज्म फॉर इट्स ग्रोथ रिक्वायर्स बोथ, ठीक है। सरप्लस एक्यूमुलेशन एंड री इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सरप्लस एक्यूमुलेशन एंड री इन्वेस्टमेंट, और इसके साथ कंजम्पशन। तुम प्रोड्यूस किए पड़े हो, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, लोग कंज्यूम ही नहीं कर रहे, तो कैसे कैपिटलिज्म ग्रो करेगा? तुम्हारा माल बिकवे नहीं किया तो तुम प्रॉफिट कैसे कमाओगे? तो कैपिटल सबको ही अगर एसेटिक लिविंग करने लगेगा, सब कोई समाज में, ठीक है, जो भी प्रोटेस्टेंट वैल्यू से आ रहा है, तो माल को खरीदेगा कौन? डिमांड कहां से क्रिएट होगा? तो ये बात कहना कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स प्रमोट्स एसेटिक लिविंग एंड विच इज सुटेबल फॉर, ठीक है, री इन्वेस्टमेंट और इंक्रीमेंट इन द कैपिटल, इज wrong analogy or just a half truth or partial analogy, because apart from needing money or wealth for future investment for production, capitalism also requires consumption for its growth. However, कैल्विनिज्म तो बोल रहा है एसेटिक लिविंग करो, तो तुम एसेटिक लिविंग करोगे तो तुम कहां से वो नीड को फुलफिल कर पाओगे? इसके अलावा टीसी हॉल ने स्टडी किया लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका के कंट्रीज को और हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड को, ठीक है। टीसी हॉल हाईलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड एंड लैटिन के बदले साउथ अमेरिका लिखता हूं, दैट वुड बी मोर, एंड साउथ अमेरिका। बोला कि यहां भी प्रोटेस्टेंट एथिक्स बहुत पॉपुलर है, ठीक है। ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज देखो, बोलिविया, अर्जेंटीना, पेरू, पराग्वे, यूरुग्वे, चिले, irrespective of this fact that area sees popular Protestant ethics, or that area sees popularity of Protestant ethics, yet capitalism did not see a boost for very long time. Capitalism did not see boost for very long time. Therefore, वेबर का आइडियल टाइप सिर्फ यूरोपियन सोसाइटी के लिए लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है, और जो एग्जैक्ट रिलेशन वो बिठाना चाह रहा है रिलीजियस वैल्यू या कैपिटलिस्ट वैल्यू के बीच में,
वो नहीं दिख रहा है। वेबर इसका काउंटर बोलता है लेकिन मेरे एरिया में तो दिख रहा है, ठीक है। ये मेरा आइडियल टाइप है, आप अलग अलग आइडियल टाइप बना लो। प्लस वेबर एक और बात बोलता है कि मैं तो कॉजल प्लूरलिज्म की बात करता हूं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि बस यही एक कारण है, मैं बोल रहा हूं वन ऑफ द कारण ये भी है, कुछ कोरिलेशन है। सो दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।